अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिटरेरी थ्योरी में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक थिंकिंग है जो कि मिड टू 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई और ये बेसिकली क्रिटिसिज्म है स्ट्रक्चरलिज्म का। स्ट्रक्चरलिज्म हमें ये बात बताता है कि एक सिस्टम है, एक पैटर्न है जो कि मीनिंग देता है इस दुनिया को। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते थे कि ये जो सिस्टम है ये कोई फिक्स स्टेबल सिस्टम नहीं है, और जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होता है, इस तरह की कोई बात है ही नहीं। यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है टोटली ओपोजिट है जो कंसेप्ट हमने पढ़े स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। स्ट्रक्चरलिज्म में हम ये बात पढ़ते थे कि कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी एक यूनिवर्स है, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे सूरज खड़ा है और एक स्ट्रक्चर के अंदर ही सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। एक कमरे के अंदर आप बैठे हैं, आपने देखा किस तरह दीवार बनी हुई है, दीवार के अंदर जो ईंटें हैं वो यूनिट्स का काम कर रही हैं। तो ये सारी बातें स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे कि कोई भाई फिक्स सिस्टम है ही नहीं। और जहाँ तक लिटरेचर की बात करें तो आप जो कहते हैं कि फ़िक्स मीनिंग होता है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते थे कि एक लाइन है सिग्निफायर, वो सिर्फ ब्रेवरी को ही शो करेगा, वो सिर्फ बादशाह को ही सिग्निफाइड एक ही कंसेप्ट होगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते थे कि नहीं, मीनिंग फिक्स नहीं है। वो जो लाइन है ना सिग्निफायर, वो किंग को भी शो कर सकता है, वो एम्पायर को भी शो कर सकता है, वो क्राउन को भी शो कर सकता है, वो बहुत सारी और चीज़ों को भी शो कर सकता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते थे कि जो लाइन है उसका सिर्फ एक ही मीनिंग होगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात नहीं मानते थे, वो कहते थे कि एक जो सिग्निफायर है इसके बहुत सारे मीनिंग्स बन सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान में। अगर हम बात करें मेन ऑथर्स की पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, तो जैक्स दरीदा हैं, इनका वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच एंड फिनोमिना। माइकल फूको, इनका जो वर्क है डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। फिर है हमारे पास जो अगले राइटर हैं जीन बोलियट, इनका जो वर्क है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ मैस कल्चर, द कंज्यूमर सोसाइटी। तो ये फेमस हमारे राइटर्स हैं। अब हम आइडियाज़ की बात करते हैं कि की आइडियाज़ कौन से हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। पहला तो आइडिया है रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। वही बात कि जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो आइडिया देते थे कि एक यूनिवर्सल इनहेरेंट पैटर्न है जो कि मीनिंग को डिटरमिन करता है, जो बात स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते थे, ये टोटली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले उसको रिजेक्ट कर देती हैं। वो ये बात कहते हैं कि कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं, कोई फिक्स मीनिंग किसी चीज़ का है ही नहीं। फिर ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते हैं कि लैंग्वेज जो है एक फ्लूइड सिस्टम है, और फ्लूइड सिस्टम है ये। जो हमसे पहले लोग जो बात कहते थे स्ट्रक्चरलिज्म वाले कि एक सिग्निफायर होगा और इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, फिक्स मीनिंग, ये बात है ही नहीं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते थे कि लैंग्वेज डायनेमिक है, अनस्टेबल है, फ्लूइड सिस्टम में काम करती है। लैंग्वेज एक ऐसा टूल है, ये सिर्फ आपको कम्युनिकेशन में देने में मदद नहीं करता, ये ऐसे सिग्निफायर वर्ड्स पर कंपोज होता है जो कि बहुत सारे कंसेप्ट्स को रेफ़र कर रहा होता है। एक जो वर्ड है इसके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो आप जो बात कहते हैं कि सिग्निफायर एक होगा और फिक्स इसका सिग्निफाइड होगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात नहीं मानते थे। वही नेक्स्ट भी वही बात कि मीनिंग इज़ नेवर फिक्स, जो ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मीनिंग फिक्स होता ही नहीं है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के मुताबिक। फिर कंसेप्ट आता है डीकंस्ट्रक्शन का। डीकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, जैक्स दरीदा का ये कंसेप्ट है कि आप एक टेक्स्ट को तोड़ें और आप देखें कि इसके और दिखाएं कि जो हिडन एजम्पशन है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन टेक्स्ट के अंदर ही मौजूद है। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट खुद अंडरकट कर रहा है उन सारी चीज़ों को जिसकी ये क्लेम किया करता है। मिसाल के तौर पे हमने एक नावल पढ़ा और हम ये बात पढ़ रहे हैं कि फ़लाँ करैक्टर गुड करैक्टर है।
अब हम ये देखेंगे कि उस गुड करैक्टर जो है उसको सारे अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे वो बुरे काम भी करेगा। वो अपने हीरो को, अपने विलन को मारने के लिए जहर भी खरीदेगा, वो भी बुरा काम है। यानी आप ये देखें कि गुड कैरेक्टर भी बुरे काम कर रहा है, और जो ईवल कैरेक्टर है वो भी कभी कभार अच्छा हो कि एक बच्चे की हेल्प कर रहा है। लेकिन यानी जो टेक्स्ट है वो खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। टेक्स्ट को आप ऐसे तोड़ेंगे, टेकिंग अ पार्ट उसको तोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिन जिन चीज़ों को ये क्लेम कर रहा है उनमें बहुत सारी चीज़ें तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, ओपोजिट हैं। यही मेन कंसेप्ट हमें मिलता है डीकंस्ट्रक्शन में। फिर है बाइनरी अपोजिशन और हायरार्कीज़। मैं ये पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि बाइनरी अपोजिशन का ये मतलब है कि दुनिया में कोई वर्ड भी आप उठा के देख लें, उसका कोई ना कोई ओपोजिट होगा। जैसे लाइट है, लाइट का ओपोजिट डार्क है, मेल का ओपोजिट फीमेल है। इसी तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते थे, ये बाइनरी अपोजिशन नहीं है, ये हायरार्की आपको सोसाइटी में मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप एक सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी में गुड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ईवल को बुरा कहा जाएगा, मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फीमेल को नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो हायरार्की है, यानी मेल ऊपर होगा, फीमेल नीचे होगी। ये जो आप कहते हैं ना कि इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में मिले हुए हैं, स्ट्रक्चरलिज्म वाले यही बात करते थे। वो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहती है इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। सोसाइटी में हायरार्की है, एक चीज़ आपको सुपीरियर मिलेगी, दूसरी चीज़ आपको इन्फीरियर मिलेगी। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, वही बात कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ लें, चाहे आप उनको डीकंस्ट्रक्ट करें, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो चीज़ टेक्स्ट खुद क्लेम कर रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जाके सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी मिलेंगी। फिर और सब्जेक्टिविटी हमें मिलती है ओवर ऑब्जेक्टिविटी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ रियलिटी को अचीव कर लेंगे। जब भी आप लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ह्यूमन माइंड को या हिस्टोरिकल इवेंट को, ह्यूमन बीइंग्स हमेशा सब्जेक्टिव होंगे। वो अपने पर्सनल डिज़ायर, बायसेस और एक्सपीरियंस के ज़रिए एक चीज़ को समझ रहे होंगे। तो सब्जेक्टिविटी पर फोकस किया गया है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। पावर एंड डिस्कोर्स, ये बात आप देखिए कि माइकल फूको ने ये बात कही कि आप देखें कि पावर सोसाइटी में हर लेवल पे ऑपरेट कर रही है। ये नहीं कि सिर्फ आप एक पावरफुल बंदा है और वो अपने नीचे बंदों को लगाया हुआ, सोसाइटी की हर जगह पे पावर और डिस्कोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, आप एक डॉक्टर्स के सामने बैठे हैं, डॉक्टर के पास अथॉरिटी है, वो उसकी बात करने का तरीका और होगा। आप पेशेंट हैं, आपकी बात करने का तरीका और होगा। आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जो जज है उसके पास तो पावर है, उसका बात करने का तरीका और है। जो लॉयर है उसका बात करने का तरीका और होगा। यानी जो पावर एंड डायनामिक सोसाइटी के हर लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है, और ये कंसेप्ट दिया था माइकल फूको ने। अब हम देखें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को लिटरेचर पे हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहला तो कंसेप्ट है कि हमने स्टेबल मीनिंग को रिजेक्ट करना है। आप कोई भी नावल को पढ़ेंगे, आप ये नहीं बात कह सकते कि ये जो मीनिंग आप मैंने निकाला ये फाइनल मीनिंग है, ये हो ही नहीं सकता। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये कहते हैं कि मीनिंग चेंज होता रहेगा। मिसाल के तौर पे प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल को आज हमने पढ़ा, आज से 200 साल बाद लोग जब पढ़ेंगे उनका मीनिंग और होगा, 100 साल बाद जो लोग आएंगे उनका मीनिंग और होगा। जब ये ठीक है, मीनिंग का कंसेप्ट हो गया। दूसरा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात कहते हैं कि आप पावर डायनेमिक्स को ढूंढें। आप नावल को पढ़ते हैं, आप देखेंगे किस तरह मालकन नौकर पे अपना हुक्म जता रही है, उसका बात करने का तरीका किस तरह है। डायनेमिक्स, आपने पावर डायनेमिक्स देखने हैं। एक फ्रेंड जो है दूसरी फ्रेंड देखती है कि ये मुझसे भाई आगे से बात नहीं करेगी, मैं इसे डांट दूं, ये आगे से मेरी दोस्त है कुछ नहीं कहेगी। तो एक दोस्त वो है जो ज़्यादा ज़बान चलाती है, उसका बात करने का तरीका और है, दूसरों को बहुत ताने देती है, उससे बात करने का तरीका और होगा। तो ये पावर डायनेमिक्स हर जगह पर सोसाइटी में वर्क कर रही है, और यही चीज़ हमने एक लिटरेरी वर्क में भी देखनी है।
साथ हमने बाइनरी अपोजिशंस को अनमास्क करना है। हमने ये देखना है कि कहाँ पर मेल और फीमेल को प्रायोरिटी दी जा रही है। बाइनरी अपोजिशन को हटाना है। हमने देखना है कि किस चीज़ को ज़्यादा हायरार्की में इम्पोर्टेंस दी जा रही है, किस चीज़ को नहीं दी जा रही। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर हम एक लिटरेचर पीस ऑफ वर्क पढ़ते हैं, एक वर्क ऑफ हाई लिटरेचर, एक शेक्सपियर का हम वर्क पढ़ते हैं और हम ये बात कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये प्रमोट कर रहा है उस आइडियोलॉजी को, उस कल्चर को जिसमें शेक्सपियर रहता था और जब उसने लिखा, तो टेक्स्ट खुद क्लेम करता है कि ये यूनिवर्सलिटी है, कि ये यूनिवर्सल है। लेकिन साथ में हम ये बात भी कहते हैं कि शेक्सपियर उस ज़माने के लोगों के लिए लिख रहा था जहाँ पर लोग मौजूद थे। तो टेक्स्ट का ये क्लेम करना कि ये यूनिवर्सल है, ये खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ हम ये बात कहते हैं कि शेक्सपियर ऑडियंस को खुश करने के लिए वर्क लिख रहा था, फिर हम ये बात कहते हैं कि ये टेक्स्ट यूनिवर्सल है, सारी कायनात जब तक ये पढ़ा जाएगा इसके अंदर मीनिंग रहेगा सारी दुनिया के लिए। यानी एक तरफ और बात हम कहते हैं, दूसरी तरफ और बात कहते हैं। तो ये जो मीनिंग है ना लिटरेचर का, ये बार बार चेंज होना, यही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले इसी बात को कहते थे। अब हम एक स्टायर अगर पढ़ें, स्टायर के अंदर हम दूसरों की खामियां बयान करते हैं ताकि उनमें अच्छाई आए। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो हैं एक स्टायर को एनालाइज करते हैं और चेंज को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल बिलीफ हैं जो कि नॉर्मल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, असल में वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि स्टायर उन्हीं चीज़ को रीइंफोर्स कर रहा होता है जिसकी वो क्रिटिसिज्म कर रहा होता है। तो ये एट द एंड हम ये बात कह सकते हैं कि यही मेन कंसेप्ट था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, और ये टोटली ऑपोजिट लिखा गया, टोटली ऑपोजिट था स्ट्रक्चरलिज्म के।